हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से रोशन क्लासेस में स्वागत है। हम साइंस के इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं और ये इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 है। इसके पिछले वीडियो में हमने साइंस का फुल फॉर्म को देखा था, उसके बाद साइंस के परिभाषा को देखा था, साइंस की उत्पत्ति, साइंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये सब चीज़ पे हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब इसके आगे SCIENC हम लोग साइंस को मुख्यतः दो भाग में बांटेंगे। पहला है फिजिकल साइंस, PHY, फिजिकल साइंस, जिसको कि हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं, जिसको हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं, या इसे हम कह सकते हैं साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। इसको हम कह सकते हैं निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान। और दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग में हम लोग बांट सकते हैं लाइफ साइंस, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं जीव विज्ञान कह सकते हैं, या इसे हम साइंस ऑफ लिविंग दिख रहा है इधर तक, ठीक है। साइंस ऑफ लिविंग बीइंग, सजीव प्राणियों का विज्ञान, सजीव प्राणियों का विज्ञान। हम लोग विज्ञान को मुख्य रूप से दो भाग में बांटेंगे, एक फिजिकल साइंस और दूसरा है लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस क्या होता है, इसको हम दूसरे नाम से जान सकते हैं साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, या निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान। इस फिजिकल साइंस में हम लोग निर्जीव वस्तुओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, और इस लाइफ साइंस में हम लोग जीवित प्राणियों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। लाइफ साइंस को भी अगर चाहे और इसका भी 2-3 भाग किया जा सकता है आगे जाके स्टडी के सुविधा के लिए। पहला पार्ट हम कह सकते हैं जूलॉजी, जिसको हम लोग प्राणी विज्ञान कहते हैं। प्राणी विज्ञान। दूसरा है बोटेनी, वनस्पति विज्ञान। यहाँ तक दिख रहा है क्या? सही है ना? ठीक है, जूलॉजी, बोटेनी। और तीसरा यदि हम चाहें तो तीसरा पार्ट इसको हम बांट सकते हैं, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी, MICROBIOLOGY। माइक्रोबायोलॉजी में होता है सूक्ष्म विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग लाइफ साइंस को, या फिर इसे हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं साइंस ऑफ लिविंग बीइंग भी कह सकते हैं, यानी सजीव प्राणियों का विज्ञान। और इसे हम 3 भाग में बांटे हैं, जूलॉजी, बोटेनी और माइक्रोबायोलॉजी। मुख्य रूप से हमें इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना होता है। हालांकि इन तीनों को मिला के जो हमारा जो सब्जेक्ट बनता है, हमारा जो विषय बनता है, वो होता है BIOLOGY, बायोलॉजी। बायोलॉजी में होता है जीव विज्ञान,
है ना। और इसके बारे में डिटेल से हम लोग अगले पार्ट में जानेंगे कि जूलॉजी के जनक कौन होते हैं। इसके बारे में डिटेल से अगले वीडियो में हम जानेंगे। और हम लोग फिजिकल साइंस को भी अलग अलग भागों में बांटेंगे। जैसे कि पहला भाग हमारा हो जाएगा फिजिक्स, PHYSICS फिजिक्स। फिजिक्स को हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान कह सकते हैं, भौतिक विज्ञान कहेंगे या भौतिकी कह सकते हैं। फिजिक्स में होता है भौतिकी, है ना, भौतिकी, फिजिक्स में भौतिकी हो जाएगा। फिर दूसरा हमारा हो जाएगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में होता है रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। और तीसरा हम इसको बांटेंगे जियोफिजिक्स में, जियोफिजिक्स में होता है भूगर्भ विज्ञान कह सकते हैं या भूभौतिकी भी कह सकते हैं, है ना, भूभौतिकी भी कह सकते हैं, भूभौतिकी। और चौथा है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में होता है खगोल विज्ञान या खगोल शास्त्र भी हम लोग कह सकते हैं। खगोल शास्त्र। तो हम लोग फिजिकल साइंस को 4 भाग में बांटे हैं, जो कि मुख्य रूप से हम लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना रहता है। केमिस्ट्री को भी हम और अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको कह सकते हैं, एक ये हमारा हो जाएगा केमिस्ट्री को हम अलग अलग यदि भागों में बांटे तो पहला भाग हो जाएगा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा भाग हो जाएगा हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा भाग हमारा हो जाएगा फिजिकल केमिस्ट्री। और हम इसके आगे सभी के बारे में एक एक करके फिर डिटेल से इस फिजिकल साइंस को जानेंगे। अभी इसको मिटाते हैं। हमारा अगला टॉपिक होगा फिजिक्स, PHYSICS। फिजिक्स में होता है भौतिकी। अब हमको ये समझना है भौतिकी, है ना, ये जो फिजिक्स शब्द है, फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, जो ये आया है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसकी उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड, कौन सा वर्ड, ग्रीक वर्ड वो है फ्यूसिस, FUSIS, फ्यूसिस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है नेचर, NATURE। फिजिक्स शब्द एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से हुआ है, जिसका अर्थ है नेचर, और नेचर का मतलब होता है प्राकृतिक कह सकते हैं। देखिए इस अब यदि हम इसको देखें कि फ्यूसिस जो है, ये तो हमने लिखा है इंग्लिश में लिखा है, लेकिन यदि हम ग्रीक में कैसे रहता है ना, उसको यदि हम देखें तो ग्रीक में ऐसे लिखाता है, ये हो गया आपका फ्यूसिस, ये है फ्यूसिस, ग्रीक में ऐसे ही फ्यूसिस लिखा रहता है। तो फ्यूसिस ये इंग्लिश है ना, और जो फिजिक्स शब्द है इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो फ्यूसिस से हुई है, ग्रीक वर्ड के फ्यूसिस से हुई है। इस फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर, नेचर का मतलब होता है प्राकृतिक। अब हम और या फिर हम उसके पिछले में जो हमने बात किया था फिजिकल साइंस के जो जनक होते हैं, है ना, या फिर हम उनके जनक को कह सकते हैं। अलग अलग बुकों में अलग अलग वैज्ञानिकों का नाम दिया हुआ रहता है। न्यूटन के बारे में नाम दिया हुआ है ना, अल्बर्ट आइंस्टीन है, अलग अलग वैज्ञानिक हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों के बारे में बताया गया है। अब हम फिजिक्स की परिभाषा को देखेंगे कि फिजिक्स में क्या होता है। तो भौतिकी, है ना, विज्ञान की, चाहे तो लिख सकते हैं, आराम से बोल रहे हैं हम। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम
प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं। एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, चाहे तो लिख सकते हैं, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं। अर्थात प्रकृति में होने वाले घटनाओं का व्याख्या करते हैं, उसको मापने की कोशिश करते हैं। यही हो गया हमारा भौतिकी। तो भौतिकी में हम क्या करते हैं, प्रकृति में जो घटनाएं घट रही है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं, उसको मापने का प्रयास करते हैं। मतलब क्या हुआ सर? तो समझिए, प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं घट रही है, जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने कहा था कि यदि दिन और रात हो रहा है तो ये प्रकृति में घटनाएं घट रही है। यदि भूकंप आ रहा है तो प्रकृति में घटनाएं घट रही है। यदि पेड़ से फल नीचे गिर रहा है तो ये क्या हो रहा है? प्राकृतिक घटनाएं घट रही है। तो यदि पेड़ से फल नीचे गिर रहा है या पत्ते नीचे गिर रहे हैं तो नीचे क्यों गिरते हैं या केवल नीचे ही क्यों गिरते हैं, इसकी व्याख्या कौन करेगा? इसे हमको कौन बताएगा, कौन समझाएगा? तो वो जो सब्जेक्ट है, वो जो विज्ञान है, वो विज्ञान है हमारा भौतिकी यानी फिजिक्स। यानी पेड़ से फल नीचे गिरता है, इस चीज की व्याख्या हमारा फिजिक्स करता है, जिससे कि कहता है कि पेड़ से अगर कोई भी फल या कोई भी पत्ते या ऊपर से कोई भी चीज या नीचे जो गिर रहा है या ये हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इन सारी चीज़ों के बारे में व्याख्या कौन करता है? हमारा फिजिक्स। जैसे मान लीजिए, यदि आप एक छड़ को पानी से भरे हुए बाल्टी में रखेंगे तो वो आपको कुछ टेढ़ा दिखाई पड़ेगा, मुड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये प्रकृति में घटना घट रहा है कि हमने जब सीधा रड को बाल्टी से भरे, मतलब पानी से भरे हुए बाल्टी में जब हम रड को डालते हैं तो वो टेढ़ा क्यों हमें दिखाई पड़ता है? तो इस चीज की व्याख्या कौन करेगा? ये हमको कौन बताएगा? तो ये हमको बताता है, ये फिजिक्स बताता है ना। तो ये हमको व्याख्या करके बताता है कि ये जो पानी से भरे हुए बाल्टी में ये जो रड डालते हैं और ये जो रड टेढ़ा हो रहा है, और ये टेढ़ा होने का कारण क्या है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है। और भी फिजिक्स को अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है सुविधा के अनुसार। ध्वनि हो गया, यांत्रिकी हो गया, उष्मा हो गया, अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है, लेकिन मुख्य रूप से हमने फिजिक्स को देखा। अब हम इसके आगे यदि आप चाहते हैं कि इसकी भौतिकी की परिभाषा लिखना, लिख दें क्या? अच्छा लिख ही देते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, लिख ही देते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे लिख लीजिएगा कि और यदि इंग्लिश में इसको देखें तो फिजिक्स वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस, दैट मीन्स नेचर, लिख लीजिएगा। इंग्लिश वाले भी लिख लीजिएगा, और चाहे तो हिंदी में इसकी परिभाषा को हम ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा इसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं। प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं आप, अर्थात प्रकृति में होने वाले, है ना,
हम लिख सकते हैं प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करने और मापने दिखाई पड़ रहा है ना? कोई समस्या नहीं है? तो है कोई समस्या नहीं है? दिखाई पड़ रहा है? मापने का प्रयास करते हाँ। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं, अर्थात प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करने और मापने का प्रयास करते हैं। यानी प्रकृति से संबंधित जो भी घटनाएं घटेगी उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, उसको मापने का प्रयास करेंगे, है ना। जैसे यदि भूकंप आया तो भूकंप की तीव्रता कितनी है उसको मापेंगे। यदि आंधी चल रहा, तूफान चल रहा, तो इसकी तीव्रता कितनी है ना। तो इन सभी चीज़ों को जो मापने का प्रयास करते हैं, इसके बारे में व्याख्या करने का जो प्रयास करते हैं, वो हम करते हैं फिजिक्स में। अब हम इसके आगे केमिस्ट्री को देखेंगे। अब हम केमिस्ट्री को देखेंगे। CHEMISTRY। केमिस्ट्री का अर्थ क्या होता है? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र है। केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो मिस्र एक देश है ना। मिस्र एक देश है। मिस्र देश के कीमिया से, KHEMEIA है ना, मिस्र देश के कीमिया से हुई है। इस कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। इस कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। तो रसायन शास्त्र इस मिस्र देश के कीमिया से ही, है ना, ये कीमिया से ही केमिस्ट्री को बनाया गया, केमिस्ट्री शब्द को बनाया गया। और इनके जो जनक, रसायन शास्त्र के जनक जो हैं, रसायन शास्त्र के जनक एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर को माना जाता है। एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर को माना जाता है ना। यही है एंटोनी लॉरेंट डी लेवोजियर। ये हमारे रसायन शास्त्र के जनक माने जाते हैं। अब हम रसायन शास्त्र की परिभाषा को देखते हैं। रसायन शास्त्र की परिभाषा को देखेंगे कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है, ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संघटन, अभी हम सब चीज को एक एक करके समझाएंगे, ठीक है। संघटन, संरचना, गुणों तथा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले
होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पे एक एक करके हम बिल्कुल विस्तार से बेहतर तरीके से समझेंगे। देखिएगा, बने रहिए, बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए, रसायन शास्त्र विज्ञान की ही तो एक शाखा है ना। जैसे यदि हम विज्ञान को अलग अलग शाखाओं में विभाजित किए हैं, बांटे हैं अपनी सुविधा के अनुसार कि हमें पढ़ाई करने में सुविधा हो, तो रसायन शास्त्र विज्ञान की ही तो शाखा है। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है। कौन सी शाखा है? वह शाखा है जिसके अंतर्गत, यानी जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पदार्थों। अब देखिए, पदार्थ एक वर्ड आया। पदार्थ किसको कहते हैं? तो जो भी कोई सा भी जो वस्तु है जो जगह छेक रहा हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, वो पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मैं भी क्या हूँ, मैं भी एक पदार्थ का, मुझे भी आप एक पदार्थ समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे में मैं भी क्या कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाइड कर रहा हूँ। ये पेन है, स्केच पेन है, इसमें भी कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, ये भी, इसमें भी कुछ वजन होगा, ये भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जगह को जरूर छेकता है। ये जो आप मोबाइल से देख रहे हैं, ये मोबाइल भी तो कुछ जगह छेक रहा है, इसमें भी तो कुछ वजन है, तो ये भी क्या कहला गया? पदार्थ कहला गया। हवा भी जगह छेकती है ना। हवा भी जगह छेकती है, तो हवा भी क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ कहने का मतलब दुनिया में जितने भी चीज हैं, कुछ भी, पंखा, टीवी, फ्रिज, कॉपी, कलम, पेंसिल, इंक, रंग, कपड़ा, कागज, कुछ भी, मोबाइल स्टैंड, कैमरा, सारे के सारे पदार्थ कहलाते हैं। तो पदार्थ को हम देख लिए। पदार्थों के संगठन, ध्यान से देखिएगा, ये संगठन नहीं लिखा हुआ, ये संगठन लिखा हुआ। संगठन का मतलब क्या होता है समझिएगा। संगठन का मतलब होता है ना, संगठन का मतलब होता है किसी रचना का संपूर्ण अवयव। समझिएगा, क्या हम लिख सकते हैं? किसी रचना का संपूर्ण अवयव, यानी कोई सा भी पदार्थ है ना। किसी रचना की जगह हम यहाँ पे किसी भी पदार्थ, कोई सा भी पदार्थ लिख सकते हैं ना। किसी पदार्थ है ना का संपूर्ण अवयव, या जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे पास स्केच पेन है, तो ये हमारे पास स्केच पेन, ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, तो वो उसका संपूर्ण अवयव कहला जाएगा। तो संगठन का मतलब समझ में आ रहा है ना। जैसे ऐसे समझ सकते हैं, संगठन का मतलब ऐसे समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने का नहीं है, बिल्कुल बेहतर तरीके से समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में खीर बना, तो खीर बनने में क्या क्या चीज उसमें अवयव, कौन कौन से अवयव उसमें लगा? दूध कह सकते हैं लगा, चावल कह सकते हैं, उसमें चीनी लगा हुआ होगा, उसमें अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट्स आपने डाले होंगे। तो ये जो खीर के जो अलग अलग प्रकार के आपने जो सामान उसमें जो डाला है, जो सामग्री उसमें डाले हैं, वही तो संगठन कहलाता है, संगठन कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं संगठन मतलब समझ में आ गया। तो पदार्थ समझ में आ गया। तो पदार्थ कोई सा भी, हम भी पदार्थ है, बोर्ड भी पदार्थ है, स्केच भी पदार्थ है, इंक भी पदार्थ है, सारे के सारे पदार्थ है। तो पदार्थ के संगठन, संगठन मतलब अब समझ में आ रहा कि पदार्थ जिन जिन चीजों से मिलकर बना होता है। तो हम रसायन शास्त्र में किसी भी पदार्थों के बारे, जितने भी निर्जीव चीज है ना, या सजीव भी है ना, तो उनके संगठन के बारे में, उनके संरचना के बारे में, उनके गुण के बारे में। जैसे अलग अलग प्रकार, जैसे कार्बन है, कार्बन एक केमिकल है, उसका क्या गुण है? तो हमारे पास एक तत्व का नाम है सोना, उसका क्या गुण है? एंटीमनी, उसका क्या नाम, उसका क्या गुण है, क्या क्वालिटी का होता है? हमारे पास है हाइड्रोजन है, हेलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है ना, सोडियम है, बहुत सारे, पोटेशियम है। तो इन जितने भी हमारे पास जो पदार्थ हैं या एलिमेंट है, तत्व हैं, जितने भी हैं, सबके अलग अलग क्वालिटी होते हैं। तो हम क्या करते हैं? उनके संरचना को देखते हैं, उनके गुणों को देखते हैं, और हम क्या देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, यदि हम किसी उसका, जैसे कि सपोज दैट, मान लीजिए सिंपल सा एक उदाहरण लेते हैं, H2O, यदि हम जल बनाते हैं
है ना। तो जल बनाते हैं, तो ये जो है ना, कि अगर, या समझ लीजिए ना, ऐसे समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी चीज़ को, जब हम किसी भी चीज़ का रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, तो उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो परिवर्तन होता है, जैसे ऐसे समझिए, ऑक्सीजन क्या है बाबू, O4 होता है ऑक्सीजन, है ना, आगे पढ़ेंगे हम, बताएंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे। H से हाइड्रोजन होता है, तो ये भी क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैस है। जब हमने इसको आपस में रिएक्ट करवाया तो ये क्या बन गया, H2O बन गया, यानी जल बन गया। और ये जल क्या होता है, ये तो जल लिक्विड होता है, जल तो लिक्विड होता है। तो हम रसायन शास्त्र में हम क्या देखते हैं, पदार्थों के संघटन को देखते हैं, संरचना को देखते हैं, गुणों को देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन हम किसमें करते हैं, तो रसायन शास्त्र में करते हैं। संघटन का मतलब, संघटन अब ऐसे भी समझ सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कोई भी पदार्थ जो भी होता है ना, वो परमाणु से मिलकर बना होता है ना, परमाणु से मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है। एटम क्या है, परमाणु क्या है, तो किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को हम एटम कह देते हैं, यानी परमाणु कह देते हैं। ये ऐसे समझिए कि आपके पास एक चौक है, चौक समझते हैं, जो पहले स्कूल में बोर्ड पे व्हाइट कलर का चौक रहता है, जिससे लिखते हैं हम लोग, है ना, लिखते थे, अभी भी लिखा जाता है चौक, या जिसको खल्ली कहते हैं, जिसको इंग्लिश में चाल्क कहते हैं, CHAL के चाल्क। तो चौक जो है इतना लंबा रहता है, तो यदि हम उसको तोड़ना स्टार्ट करें, है ना, तो तोड़ते 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 एकदम सबसे लास्ट कण, जहाँ एकदम बहुत छोटे कण पे चले जाएं हम, तो वो हमारा क्या कहला जाएगा, वो यदि मतलब तोड़ते तोड़ते उस जगह पे पहुंच जाए जहां पे वो अब टूटना बंद कर जाए, अब उसके आगे विभाजित हम नहीं कर सकते। जैसे समझिए, छोटा सा, कितना सा, इतना सा छोटा सा गेहूं का दाना रहता है, लेकिन जब हम उसको मतलब उसको पीस देते हैं, है ना, उसको हम जब चक्की में जाके पिसाता है तो कैसा पाउडर टाइप का बन जाता है, तो वो सब भी क्या, परमाणु है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि पदार्थ किसी भी, परमाणु क्या होता है, किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। और परमाणु भी 3 कण का मिलकर बना होता है, 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक को कहते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, इसको अब मिटा लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, है ना। और अब आगे हम देखते हैं, है ना, कि पदार्थ जो होता है ये इन 3 चीज से मिलकर बनता है इलेक्ट्रॉन, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन, है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर ये एक परमाणु बना होता है। और हम इनके बारे में बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है ना, इसको ऐसे करके अक्सर हम लोग याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो इसको इनके जनक को, यानी जनक कह सकते हैं या फिर खोजकर्ता कह सकते हैं, जिन वैज्ञानिकों ने इन तीनों कणों को खोजा। तो उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है मेरे पास, लिख सकते हैं, ट्रिक है, क्या है, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। अब समझिएगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इस पे माइनस, निगेटिव चार्ज होता है, इस पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, और न्यूट्रॉन पे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रहता, ये न्यूट्रल रहता है। ईंट कहने का मतलब, ई से इलेक्ट्रॉन आप समझ सकते हैं, और टी से थॉमसन आप याद रख सकते हैं, थॉमसन, यही है थॉमसन, और इनका पूरा नाम है जे थॉमसन, सर जोसेफ जॉन थॉमसन, ये हैं सर जोसेफ जॉन थॉमसन। आगे हम बात करें पड़, पी से, प से हमको याद रखना है प्रोटॉन, और प्रोटॉन के जो खोजकर्ता हैं वो ये हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड प्रोटॉन के खोजकर्ता हैं। और आगे हम बात करें नाच, नाच से हमको ध्यान रखना, ना से न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं जेम्स चैडविक, ये हमारे सामने रहे जेम्स चैडविक, इन्होंने न्यूट्रॉन का खोज किया। तो हम क्या सीखे,
हमने एक ट्रिक दिया, क्या कौन सा ट्रिक है? ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन और ट से जे थॉमसन याद रखना, और थॉमसन का पूरा नाम क्या होता है? जे थॉमसन। जे थॉमसन का मतलब क्या हुआ? सर जोसेफ जॉन थॉमसन। दूसरी बात अगर हम करें पड़ का बात करें तो पड़ जो है प से होता है प्रोटॉन, और र से रदरफोर्ड, और नाच से न से न्यूट्रॉन, और च से चैडविक या जेम्स चैडविक कह सकते हैं। तो ये हो गए। अब इसके आगे हम देखेंगे। अब हम लोग केमिस्ट्री के अलग अलग शाखाओं को देखेंगे, है ना। केमिस्ट्री को हम अपने अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भाग में बांटे, और आपको लग रहा होगा कि हमने पहले क्यों लिखा, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है इसलिए हमने इसको पहले ही लिख दिया। अब हम इसको जैसा समझ लेते हैं। रसायन शास्त्र को हम लोग 3 भाग में बांटे। पहला है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको कि हम लोग अकार्बनिक रसायन कहते हैं। दूसरा है हमारा कार्बनिक रसायन, दूसरा हमारा है कार्बनिक रसायन, है ना। ये हमारे पास है, ये हमारे पास कार्बनिक रसायन है। और तीसरा रसायन है फिजिकल साइंस। यदि आप लोग जब 12th में जाएंगे, जो भी 9th के स्टूडेंट है, यदि 11th 12th में जाएंगे तो वहाँ पे आपको अलग अलग मतलब केमिस्ट्री के अलग अलग शाखाओं को अलग अलग पढ़ना होता है, जिसमें कि कार्बनिक को अलग पढ़ना होगा, है ना। कार्बनिक को अलग पढ़ना है, और कार्बनिक को अलग पढ़ना है, और भौतिक रसायन को अलग पढ़ना है। तो देखते हैं इसमें क्या करा। पहले हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के परिभाषा को देखते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत, इसके अंतर्गत कहने का मतलब अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत, यानी इसमें सभी तत्वों जितने में हमारे पास लगभग 118 तत्व है ना। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से स्टार्ट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे करके 118 तत्व हैं। तो इसमें कह रहा है कि अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत सभी तत्वों और उनके यौगिकों, अभी तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है उसको समझाते हैं। तत्वों और उनके यौगिकों, है ना, के बनाने की विधि, संघटन, गुण, गुणधर्म, है ना, गुणधर्म तथा उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारे पास तत्व है ना, जितने भी तत्व हैं उन सभी के से जो यौगिक बनता है, उनके यौगिक बनाने का विधि क्या चीज़ है ना, और उनके गुणधर्म क्या है, उनका संघटन क्या है, संघटन को हमने पहले समझा चुका है, और उनके उपयोग क्या है, उस यौगिक के उपयोग क्या है, इस चीज़ का अध्ययन हम अकार्बनिक रसायन में करेंगे। अब जैसा समझ लेते हैं कि तत्व क्या है और यौगिक क्या है। समझिएगा, इन दोनों चीज़ों को जरा सा समझिएगा कि तत्व का मतलब होता है प्रकृति में पाए जाने वाले वे शुद्ध पदार्थ जो ना तो अपने से सरल तत्वों में या सरल चीज़ों में विभक्त हो सकते हैं, और ना तो अपने से सरल पदार्थों के संगठन से बनाए जा सकते हैं। समझ में नहीं आया? एक बार फिर से समझिए। वे शुद्ध प्रकृति में पाए जाने वाले वे शुद्ध पदार्थ जो ना तो अपने से सरल पदार्थों में विभक्त हो सकते हैं, ना ही अपने से सरल पदार्थों के मिलने से बन सकते हैं। जैसे ऐसे समझिए, यदि आप सोना समझ रहे हो, गोल्ड, है ना, गोल्ड जो है ना तो गोल्ड को और हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ऐसे समझने का मतलब ऐसे समझिए, जैसे कि अगर हमारे पास H2O है, तो यदि हम जल को ब्रेक करें तो हमको क्या प्राप्त होगा? ऑक्सीजन मिलेगा, हमको हाइड्रोजन मिलेगा। लेकिन हमारे पास अगर सोना है, Au है ना, हमारे पास सोना, तो इसको ना तो हम और किन्हीं और अलग अलग पदार्थों में तोड़ सकते हैं, है ना, किसी भी अलग पदार्थ में हम इसको तोड़ नहीं सकते, और ना तो हम सोना को किन्हीं अलग अलग पदार्थों को मिला के हम बना सकते हैं। जैसे जल हमको अगर बनाना है तो ऑक्सीजन को मिला दिए, हाइड्रोजन को मिला दिए, दोनों को मिला के हम जल बना सकते हैं। लेकिन हम सोना हो गया या फिर जितने भी तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीज हो गया, नियोबियम हो गया, प्रोमेथियम हो गया, एंटीमनी हो गया, इन सभी चीज़ों को, है ना, सिल्वर हो गया, इन सभी चीज़ों को हम मिला के बना नहीं सकते। तो तत्व ये हो गया। तत्व उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आए तो कमेंट करके कर सकते हैं, फिर से हम इस पर अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। यौगिक क्या होता है? तो तत्वों के मेल से, दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से
जो यौगिक बनता है और उन यौगिकों के अवयवी तत्वों के गुण, है ना, और उन यौगिकों के गुण जो होता है अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होता है। जैसे ऐसे समझिए, यौगिक, ये जो H2O है हमारा क्या है, एक यौगिक है। ये किन चीजों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। तो हाइड्रोजन एक गैसीय पदार्थ है ना, गैस मतलब इस ये कैसा है, ये गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है, एक गैस है। लेकिन जब हम ये दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया, लिक्विड बन गया, तरल बन गया। तो ये जो यौगिक बना है, तो ये जो जल है, हाइड्रोजन क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ होता है ना। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ होता है, लेकिन क्या पानी ज्वलनशील पदार्थ है क्या। तो जब यौगिक बन गया तो ये अपना तत्व, अपना गुण को त्याग देता है, तत्व अपना जो है गुण को त्याग देता है, और ये जो है यौगिक जो बनता है, चाहे कोई सा भी यौगिक बना दे, जो यौगिक बनता है उसका अपना एक गुण आ जाता है। तो वही कहे कि वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से, तत्वों के एक निश्चित अनुपात में जब हम उसको मिलाते हैं तब यौगिक बनता है। और यौगिक क्या करता है, अपने अवयवी तत्वों के गुणों को त्याग देता है, छोड़ देता है। यानी हाइड्रोजन अपना गुण नहीं दर्शाएगा, ऑक्सीजन अपना गुण नहीं दर्शाएगा, और ये दोनों मिलकर जो यौगिक बना है ये इसका एक अलग गुण रहेगा, हाइड्रोजन जैसा नहीं रहेगा, ऑक्सीजन जैसा नहीं रहेगा। तो ये हम अकार्बनिक रसायन को हमने समझा। और अब हम कार्बनिक रसायन, इसमें देखिएगा हम यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर। कार्बनिक यौगिक क्या चीज है, अब यहाँ पे समझते हैं। कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो इसके अंतर्गत यानी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत मुख्यतः कार्बन हमारे पास एक तत्व है, कार्बन मेरे पास एक तत्व है। इस कार्बन और उसके यौगिकों यानी कार्बन से जो यौगिक बनते हैं, जैसे अगर हम बात करें बुआ, है ना, अगर हम बात करें C6H12O6, तो ये जो हमारे पास एक यौगिक बना, ये किन किन चीजों से मिलकर बना है, कार्बन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो ये जो अलग अलग तत्वों के मिलने से जो ये हमारे पास ग्लूकोज बना है ना, जो हमारे पास ग्लूकोज बना है, इसमें कार्बन भी है। तो ये क्या हो गया, ये इसी को हम लोग कह देते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक कहने का मतलब हुआ जिसमें कार्बन का मात्रा हो। और हम लोग ऐसे आसानी से समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लगभग पृथ्वी पे जितना भी चीज है लगभग हमको लगता है कि 80 से 90% अकेले कार्बनिक यौगिक है। इसीलिए हमको कार्बन, केवल एक तत्व है कार्बन, 118 तत्व टोटल है, उसमें से कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में हमको एक अलग से पढ़ना पड़ता है रसायन शास्त्र में। समझ लीजिए कि कार्बन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और कार्बन को यदि, जैसे ये है, यदि हम इसे जलाएं, जैसे लकड़ी जलाते हैं, कागज जलाते हैं, कुछ भी कोयला जलाते हैं, तो यदि वहां से हमें काला अवक्षेप मिल रहा, काला धुआं प्राप्त हो रहा, तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि उसमें क्या चीज है, कार्बन का मात्रा। हम में भी कार्बन का मात्रा है, इसमें भी कार्बन का मात्रा है, इसमें भी कार्बन का मात्रा है, यानी कपड़ा में भी कार्बन का मात्रा है, हर चीज में, पॉलीथीन जो है उसमें भी कार्बन का मात्रा है, कुर्सी में, हर चीज में, लगभग चीजों में कार्बन का मात्रा होता है। तो कार्बनिक रसायन में हम कार्बन और उनके यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें से मुख्य रूप से कार्बोनेट को छोड़ दिया जाता है। कार्बोनेट कार्बनिक, लगता है कि कार्बोनेट में कार्बन रहेगा, लेकिन हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। CaCO3 कार्बोनेट का सूत्र होता है, बाइकार्बोनेट HCO3 है ना, इसका सूत्र होता है ना। अगर हम बात करें बाइकार्बोनेट तो HCO3 बाइकार्बोनेट है ना, इसमें कार्बन है, लेकिन कार्बनिक रसायन में बाइकार्बोनेट का चर्चा नहीं किया जाता। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे CO हो गया, है ना, है तो इसमें भी ये जो यौगिक है इसमें भी कार्बन का मात्रा है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें भी कार्बन का मात्रा है, लेकिन हम कार्बनिक रसायन में इसका अध्ययन नहीं करते हैं। कार्बन सल्फाइडो एक यौगिक है, इसमें भी है, इसका भी हम कार्बनिक रसायन में अध्ययन नहीं करते हैं। तो यानी कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सल्फाइडो को छोड़ के, है ना, बाकी जितने भी कार्बन और कार्बन के यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, उन सभी का अध्ययन हम कार्बनिक रसायन में करते हैं। उम्मीद करते होंगे समझ में आ रहा होगा। तीसरा है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री,
जिसको हम लोग भौतिक रसायन कहते हैं। भौतिक रसायन में हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उसका नियम क्या है। जैसे यदि आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि H2O होता है और CO2 होता है, और इसमें ग्लूकोज बनता है C6H12O6 बनता है, प्लस H2O बनता है, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है, इसके होने के लिए सनलाइट का होना आवश्यक है। सनलाइट कहने का मतलब सूर्य का प्रकाश। तो यदि किसी भी पौधे में ये दोनों चीज अवेलेबल है ना, और धूप भी अवेलेबल है, तभी जाके वो अपना फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यानी प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। तो ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया, तो वही कहा कि इसके लिए एक नियम है कि सनलाइट का होना आवश्यक है, तभी ये अभिक्रिया हो सकती है। तो वही कह रहा कि फिजिकल केमिस्ट्री में, भौतिक रसायन में हम यही कहते हैं, हम यही अध्ययन करते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया, इसके नियम और इसके सिद्धांत जो हैं उन्हीं का अध्ययन करते हैं। बस 5 मिनट वीडियो के साथ बने रहिए। अगला टॉपिक है हमारा जियोफिजिक्स। बस 5 मिनट में दोनों खत्म हो जाएगा, जियोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी। अब हमारे पास है जियोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी। तो देखिए, हालांकि हम लोग जो है ना, इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जियोफिजिक्स क्या होता है, जियोफिजिक्स यानी भूभौतिकी और खगोल शास्त्र। एस्ट्रोनॉमी में होता है खगोल शास्त्र। एस्ट्रोनॉमी के जो जनक हैं निकोलस कोपरनिकस को माना जाता है। एस्ट्रोनॉमी के जनक निकोलस कोपरनिकस को माना जाता है, ये रहे निकोलस कोपरनिकस। और जियोफिजिक्स के जनक E.L. डिगोलियर को माना जाता है, ये रहे E.L. डिगोलियर। जियोफिजिक्स में हम पृथ्वी से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं, है ना, यानी पृथ्वी जिन सेलों से मिलकर बना होता है, पृथ्वी का निर्माण जिन सेलों से मिलकर होता है, उसका अध्ययन हम लोग जियोफिजिक्स में करते हैं, यानी पृथ्वी का अध्ययन करते हैं जियोफिजिक्स में। और एस्ट्रोनॉमी क्या होता है कि एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र, पृथ्वी तथा पृथ्वी से बाहर सूर्य, चंद्रमा, तारा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये जितने भी चीज हैं, है ना, यानी पृथ्वी और पृथ्वी से बाहर होने वाले घटनाओं का जो अध्ययन होता है वो एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, यानी खगोल शास्त्र कहलाता है। और उसमें हम लोग पृथ्वी से बाहर जो घटनाएं घटती है उसका अध्ययन हम लोग एस्ट्रोनॉमी में कहते हैं, और ये भी फिजिक्स के अंतर्गत ही आता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो से ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।